चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी न्यूज़ में आपको बेसिक बता दूं क्या क्या न्यूज़ आई है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आई है। मैंने आपको एक केस बताया था, जो केस आया था न्यूज़ में, जो आपके एसोसिएशन हुआ था मतलब राजीव गांधी जी का, उनसे रिलेटेड, उनसे केस रिलेटेड, उनसे रिलेटेड था। तो अभी क्या हुआ, वो 30 साल से, 30 ईयर से ही इज़ इन जेल। दे आर डिमांडिंग फॉर ए, वो रिलीज़ होने की डिमांड कर रहा है, फ्री होने की। तो पार्डनिंग पावर, वहाँ के गवर्नर ने बोल दिया है, ये मेरे पास उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है उनको पार्डनिंग करने की, प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है। तो उनका डिफरेंस पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट और गवर्नर की क्या डिफरेंस है। दूसरा आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का इशू आया। उसमें क्या हुआ है कि जो आपकी गवर्नमेंट है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने केस फाइल कर दिया है आपका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है कुछ सुप्रीम कोर्ट में। तो वो पढ़ेंगे हम उसके बाद। फिर आपका ये रिलेशन पढ़ लेंगे म्यांमार म्यांमार की और इंडिया की रिलेशन क्या है, क्योंकि लिखने के लिए आ जाए क्या डिफेंस से क्या है, कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, ट्रेड से क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, जो आज के एडिटोरियल में आई है। तो हम आ जाते हैं मेन हिंदू पे। पहला वही है जो आपका ग्लेशियर बस्ट हुआ है। उसे अभी बोल रहे हैं कि ग्लेशियर बस्ट भी नहीं हुआ, वहाँ पे कोई ऐसा ग्लेशियर नहीं था कि इमेज से पता लगाया गया, वो नॉर्मल हुआ है जो हुआ है। वो आगे पढ़ेंगे क्या हुआ है। जस्ट वेट अ मिनट। तो हम ये पढ़ेंगे पहला ये। दूसरा फिर ये एमएसपी, ऐसे उन्होंने राज्यसभा में मतलब बोला है कि एमएसपी को हम नहीं हटाएंगे, एमएसपी को हम कहीं दूर नहीं करेंगे, ऐसा बोला है। फिर ये पढ़ने की कोई चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया क्या नियर अबाउट चल रहा है। फिर दूसरी न्यूज़ आती है कि अभी लेबर लॉ आने वाले हैं, मतलब लेबर लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अभी पुट अप किया जाएगा आपका बजट सेशन में। 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है, इसके बाद कौन सा सेशन होगा, इसका मानसून सेशन होगा, और फिर विंटर सेशन होता है। 3 सेशन होते हैं, बी एम डब्ल्यू, या डब्ल्यू पढ़ लो, विंटर बी एम डब्ल्यू होता है, बी एम डब्ल्यू। तो 3 सेशन होते हैं बी एम डब्ल्यू, पार्लियामेंट के अंदर होते हैं ये। तो अभी बजट सेशन चल रहा है, तो बजट सेशन के अंदर ऐसा बोला गया है कि ये कोड बिल पास होंगे। कुछ मैं आपको बताता हूँ, इसमें अलाउ किया गया है कि वीक में 4 दिन काम करने के लिए अलाउ किया जाएगा, कि यानी कि 3 दिन की छुट्टी उट्टी रखी जाएगी। ये सब चीज़ इसमें अलाउ की गई है कि इंश्योरेंस कवर कराया जाएगा उनको। फिर उनके 4 डे इन ए वीक कैन प्रोवाइड फ्री फ्री मेडिकल चेकअप टू वर्कर थ्रू द एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जो ईपीडब्ल्यू की स्कीम होती है प्रोविडेंट फंड वाली, उससे फिर लेबर, इन सब से उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा ड्राफ्ट पेश हुआ है। अभी वो पूरा बजट पे पूरा होगा, जैसे आप पार्लियामेंट में जाके पढ़ेंगे कि पहले वो ड्राफ्ट पेश पेश होता है, उसके बाद वो प्रिंटेड होता है गजट के ऊपर, फिर फर्स्ट सिटिंग रीडिंग होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फिर वो कमेटी के पास भेजना है नहीं भेजना, वो सब चीज़ें अभी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तब वो आ जाएगा, बिल बन जाएगा, पूरा ड्राफ्ट पेश हो जाएगा, गेजेटेड प्रिंट हो चुका होगा, उसके बाद हम उसे देख लेंगे। तो यही सारी बातें उसमें दी गई हैं। कुछ और चीज़ बताइए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड भी 2020 में ऐड किया जाएगा, जो लिमिटेशन करता है 48 आवर्स इन ए वीक। तो ऐसा कुछ सब चीज़ों की बात चल रही है। अभी मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है, ऐसा कुछ आएगा तो हम पक्का पढ़ेंगे। वो ड्राफ्ट को हम नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दे दिए, या फिर फाइनल जब गजट पोस्ट उसमें रखा गया, कुछ और रखा गया, तो उसके बाद पढ़ेंगे हम। चलो आगे चलते हैं। फिर आपको ये सुपर बोल फ्यूचर ऑफ 32nd टीवी ऑन फार्मर, आपको इंटरनेशनल इशू लिखने के लिए आया। तो मतलब कि पोस्टिव वहाँ पे देखो, सुपर बोल क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है यूरोप कंट्री के अंदर। मतलब कि फेस्टिवल होता है टाइप को, मतलब कि एग्जीबिशन टाइप फेस्टिवल होता है। तो उसमें फार्मर प्रोटेस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाए जा रहे हैं। ऐसा भी याद रखना, इंटरनेशनल कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये हमारा इंटरनल मैटर है। इनजस्ट फिर मार्टिन लूथर ने एक कोट बोला है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो एक ये आप लिखने के लिए आए तो ये कोट लिख देना। फिर पंजाब म्यूजिक बजाया जा रहा है, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर फ्लैश ऑन द स्क्रीन, ये चल रहा है वहाँ पे। ये सब चीज़ें वहाँ पे इंटरनेशनल इशूली चल रहे हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। फिर यही आया फार्मर के बारे में सारा। एनजीटी मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा। एनजीटी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कौन से एक्ट से बनी है स्टैट्यूटरी बॉडी है एनजीटी। एक तरह से मतलब थर्ड है इंडिया में, पहली किस में है, पहली न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया हमसे पहली है, इंडिया में थर्ड है। प्रिंसिपल इसकी बेंच कहाँ बैठती है, न्यू दिल्ली में बैठती है। और ये ऑलमोस्ट सारे लॉ को लिए अंडर देखती है, बस इवन वाइल्ड वाला और फॉरेस्ट एक्ट को छोड़ के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को छोड़ के, फॉरेस्ट एक्ट को छोड़ के, ये सारे एक्टों पर अपने वर्डिक्ट सुनाती है। एक तरह से मतलब कि एक कुर्सी जुडिशल बॉडी है, और जो इसके चीफ मतलब वो होते हैं, वो जज होता है कोई भी इसका, जो उसका चेयरमैन होगा। ये मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा, कभी और कवर कर लेंगे। 9-10 बार मैं पढ़ा चुका हूँ, 9-10 बार, तो बहुत को याद भी हो गया होगा। तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करती है। इट नॉट फॉलो द कोड ऑफ प्रोसीजर, जो प्रोसीजर होता है
सिविल प्रोसीजर वो फॉलो नहीं करती है। ये आपको कंपेंसेशन भी लगा सकती है, आपको सज़ा भी दे सकती है, इसके अंदर दोनों प्रावधान है। तो ये सब चीज़ें एनजीटी के ऊपर, ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, हम कई बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है उड़ीसा टू मूव सुप्रीम कोर्ट ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट विद आंध्र प्रदेश। अब क्या हुआ है कि वहाँ पे एक विलेज पंचायत के इलेक्शन हुए थे, कुछ विलेज ऐसे थे जो मतलब कि उड़ीसा अपना क्लेम कर रहा है, आंध्र प्रदेश अपना क्लेम कर रहा है, तो उन्होंने इलेक्शन करवा ली। तो उसके डिस्प्यूट के लिए वो किस में गए हैं, वो गए हैं आपका सुप्रीम कोर्ट में। अब मेन क्या है हमारे लिए, ये नहीं है वो क्यों गए हैं, हमें इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट होता है कैसे जाते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 131 उसे बोला जाता है सेंट्रल स्टेट में और स्टेट स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसे बोलता है सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाओगे टू डील विद एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और सेंटर स्टेट और एनी अदर स्टेट टू स्टेट, सबके बारे में, या स्टेट टू स्टेट कोई इनका डिस्प्यूट हो या सेंटर और स्टेट का कोई डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो फिर आप उसमें ही जाओगे, किस में जाओगे, आर्टिकल 131 से सुप्रीम कोर्ट में। ये क्राइटेरिया कुछ सेट किए गए थे 1978 में। इसमें स्टेट में मतलब जो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, वो जस्टिस थे PN भगवती, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि सूट आप कब वो मानेगी कि ये सूट है, अगर उसमें कोई मतलब कि आपको मतलब कि कोई स्टेट नीड टू सेटल ए पॉलिटिकल डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट हेडेड बाय द डिफरेंट पार्टी। मतलब उसमें सीधी सीधी आपको एक बात बताऊं, और उसमें लग रहा है कि किसी के नेचुरलिटी का हार्म हो रहा है तो आप इसमें जा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है, एक चीज़ इसमें और बताई गई है, कोई मतलब कि कैन नॉट यूज द सेटल पॉलिटिकल डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय डिफरेंट पार्टीज, तो उस केस को लेकर आप नहीं जा सकते, इसमें एक बता दी गई है ये वाली चीज़। ठीक है ना, फिर हम उसमें आते हैं 131, याद रखना ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है और वो स्टेट टू स्टेट का हो या सेंट्रल स्टेट का, दोनों डिस्प्यूट के लिए हम जा सकते हैं, आर्टिकल 131 जो बोलता है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन एडिटोरियल पोर्शन पर। सबसे पहले वही उत्तराखंड में जो ग्लेशियर बस्ट हुआ है, कुछ हिमालय के मतलब कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, इसमें यही सारी बताया गया है कि हमें क्या क्या होगा। पहली बात तो यही है क्या क्या चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है, उसके बाद फिर वो हाइड्रो पावर प्लांट था अपना, उसके अंदर मतलब तपोवन और धौली गंगा, उनके अंदर वो डिस्टोर हो गए जो बना रही थी गवर्नमेंट, वो 15 पीपल लापता, डेथ हो चुकी है, उसमें ITBP और आर्मी के जवान भी शामिल है, एक दो। फिर टिहरी डैम को बिल्ड बाय द मतलब फिर इसमें कुछ बात की गई है कि जो डैम्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। फिर उसमें क्या क्या चीज़, मैंने आपको एक आर्टिकल और पढ़ाया था, एजनिंग ऑफ डैम, नियर अबाउट इंडिया के जो है 2050 तक नियर अबाउट 5200 डैम है, 5200 के आसपास डैम है। इतने में से 4,500 के नियर अबाउट डैम एजिंग हो जाएंगे। एजिंग मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये आर्टिकल पूरा आया था। एजिंग मतलब क्या होता है कि जो सिल्ट होता है, सेडिमेंट होता है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है डैम के अंदर, तो पानी होता है ना मिट्टी जैसा निकलने लगता है, तो उससे क्या होता है ब्लॉकेज, चौक हो जाते हैं उसके डैम के जो मुहाने होते हैं जहाँ से पानी निकलता है वो चौक हो जाते हैं। जैसे आप खुद सोचोगे आपका ड्रेनेज सिस्टम है कोई घर का, उसमें आप गंदगी डालते रहो तो उसमें ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो चौक हो जाता है, तो उससे क्या होता है घर में पानी भरने की समस्या आने लगती है, पानी आने लगता है। वही सिस्टम डैम का है, एक नेचुरल फिनोमिना है उसका भी, तो वो हम समय समय पर हमें ठीक करनी चाहिए। उससे क्या होता है ऊपर से कोई पानी तेज से आ रहा है, ठीक है ना, अब उसका मुंह जो उसका चौक हो चुका है ऊपर का, उसका वो चौक हो चुका है गेट, तो क्या करेगा, एक तो फोर्स करेगा डैम टूट सकता है। फिर क्या करना पड़ेगा, एकदम से उसके डाउन स्ट्रीम वाले जो गेट होंगे वो खोलने पड़ेंगे, नीचे वाले, तो पानी बहुत तेजी से जाएगा डाउन स्ट्रीम पे, जो सिटी और जो छोटे छोटे विलेज हैं उनको डूबने का खतरा आ जाता है, जो केरला में हुआ था। तो यही सारी प्रॉब्लम उसमें बताई गई हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि डिवास्टिंग जो केदारनाथ में आई थी 2013 में फ्लड आई थी, उस समय सीख लेनी चाहिए उन चीज़ों, डैम इंट्रोड्यूसिंग माइक्रोमिसिटी है, लैंडस्लाइड है, फ्लड है, वैरायटी ऑफ कॉज हो सकते हैं मतलब कि। और फिर हम क्या कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं 28 रिवर वैली में हिल्स में जो है उसमें डैम बना रहे हैं, ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। जो नेशनल प्लान है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इन 28 रिवर वैली इंक्रीज करने का, हर 32 किलोमीटर पे हिमालय में हम डैम बनाएंगे, ऐसा कुछ रखा गया है। कुछ रिसर्च से क्या पाया गया है, कुछ रिसर्च है उनसे क्या पाया गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, तो मैं आपको रिसर्च के बारे में बता देता हूँ। क्या होगा अगर हम डेंसिटी इंक्रीज करते हैं डैम की, मतलब जैसे हर 32 किलोमीटर में बोल रहे हैं एक डैम बनाएंगे, जैसे वो बना ही रहते, एक तपोवन का था, एक धौली गंगा का चल रहा था, वो थोड़ी दूर दूर में ही था। तो हम डेंसिटी इंक्रीज, उससे क्या होता है अर्थक्वेक इम्पैक्ट बढ़ जाते हैं, उस पर गिरने के कुछ अर्थक्वेक आ जाए, टूट जाए तो वो बढ़ जाएगी। मानसून एब्रेशन हो जाते हैं जो रिपीट करते हैं केदारनाथ लाइक, मतलब मानसून में कोई चेंज आया, वो क्या हुआ था क्लाउड बस्ट हुआ था,
जब वो आई थी, तो उससे एकदम से क्या हो गया, पानी इंक्रीज़ हो गया। फिर वो डैम में नीचे फिर क्या होता है, वो पानी एकदम से फ्लो नहीं कर पाता है, फ्रीली फ्लो नहीं कर पाता, उसमें क्या होता है, डैम में आकर रुक जाता है। फिर हम एकदम से गेट खोलते हैं डैम के, तो डैम में ऑलरेडी जो वाटर कलेक्ट होता है वो भी निकलता है साथ में उसकी। गेट हमने खोले, जो ऑलरेडी वाटर कनेक्ट उसमें है वो भी स्पीड से निकलेगा, तो डबल आ जाएगा, ऊपर से ही पानी आ गया, नीचे से भी खोल दिया हमने, तो वो एक प्रॉब्लम आ सकती है। फिर जो बायोडाइवर्सिटी, आप एक बताओ, ये दो पहाड़ी हैं, एक बायोडाइवर्सिटी, आप तो टिहरी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। टिहरी डैम बनाया गया था, तो वहाँ से पब्लिक को हटाया गया था, पेड़ कट किए गए थे जो उसके अंदर डैम बनाने के लिए, पब्लिक को एक प्लेस से दूसरी प्लेस शिफ्ट किया गया था। तो ये ऐसे दोनों पहाड़ी के डैम बनाना है, तो कुछ बायोडाइवर्सिटी है, कुछ आदमी रहते हैं, उन्हें खाली करना पड़ेगा ना जो पीछे, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। फिर एक्सट्रीम डेंजर टू कम्युनिटी इन डाउन स्ट्रीम, मैंने जो आपको बताया, डाउन स्ट्रीम नीचे जो आपको खादर रीजन में जो पब्लिक रहती है, जो नियर बाय गंगा और उनकी पब्लिक रहती है, बहुत बोला ना, अभी ये फ्लड आया, ये फ्लड कहाँ है, बिल्कुल उत्तर, मतलब आपको कहाँ है ये, जोशीमठ, जहाँ से कौन सी निकलती है, जहाँ से कौन सी निकलती है, विष्णुप्रयाग पे कौन सी रिवर मिलती है, धौली गंगा मिलती है। धौली गंगा से स्टार्ट हुआ, जहाँ से अलकनंदा निकल रही है, धौली गंगा निकल रही है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ। और अलर्ट कहाँ तक जारी हुआ, कानपुर तक जारी हुआ अलर्ट, कि उत्तराखंड में पूरा, फिर यूपी के तराई रीजन को पूरा वहाँ तक अलर्ट गया, वहाँ से खाली कराना पड़ा। तो वो डाउन स्ट्रीम के कम्युनिटियाँ जो रहती हैं, ऊपर से पानी एकदम स्पीड से आएगा, तो यही सारी, क्योंकि बैराज बना के रखे हमने, ऑलरेडी पानी रोक के रखा है, क्योंकि हमें आगे हल्के हल्के पानी की सप्लाई देनी है, ऑलरेडी रोक के रखा है हमने पानी, पीछे से कोई स्पीड से पानी आ रहा है, तो हम इसके गेट ओपन करेंगे ना, कि ज़्यादा पानी ना जाए, प्रेशर ना जाए इसके ऊपर, तो हम उसके गेट ओपन करेंगे। एक तो उसी में पानी स्टोरेज है, वो स्पीड से जाएगा, और जो पीछे से आ रहा है वो और स्पीड से जाएगा, तो एक तरह से डबल तरह से अटैक करेगा पानी। यही सारी चीज़ें हैं, कुछ ये पॉइंट हैं, आप लिख सकते हैं, और उस आर्टिकल के अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट आए हैं, वही मैंने इसमें लिख दिए हैं। फिर आपको कहीं से भी कुछ मिले, तो आपको कनेक्टिंग ऑफ न्यूज़ कैसे करोगे, अगर डेली हिंदू को कवर करोगे, जैसे मैंने एजनिंग ऑफ डैम इसमें कवर किया, वो भी एक इशू इसी से रिलेटेड है, कि डैम की जो एज बढ़ती जा रही है। मैंने आपको एग्जाम्पल ही बताया था, कृष्णा राजा सागर डैम जो कर्नाटक में है, मेत्तूर डैम का भी बताया था जो कर्नाटक में है, वो 150 130 साल पुराने हो चुके हैं। तो ये एक सोचने की बात है, और 2050 तक इंडिया के 80% है, 90% ऑलमोस्ट डैम एजनिंग हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ इसमें बताई गई है। इम्पैक्ट होता है पॉलिसी के लिए, उन सब के लिए, एक तरह से रन ऑफ रिवर पावर प्रोजेक्ट नीड टू नो डिस्ट्रक्टिव लार्ज डाउन और रिजर्वायर, तो ये सब चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है। दूसरा आर्टिकल जो आता है वो आता है, तमिलनाडु गवर्नर जो है उन्होंने जो है उन्होंने मना कर दिया है कि मैं उसको, जो राजीव गांधी के असिस्नेशन किया था, उनको मैं बेल नहीं दे सकता। मैंने आपको पढ़ाया था उसके बारे में, तो उनके ऊपर टाडा के अंदर अंदर डाला गया उन्हें, फिर वो 30 साल के, मतलब 19 साल का जेल में गए थे, जो भी लड़का गया था, वो 30 साल रह चुका है, तो 49 के आसपास हो चुका है। उसने सेवरल बुक लिख दी अंदर से, एमबीए की और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर चुका है, एमसीए बीसीए सब कंप्लीट कर चुका है। तो वो सब चीज़ें वो डिमांड कर रहा है कि मुझे रिलीज़ किया जाए एज ए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। तो वो मेंशन किया कि अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर। आते हैं अपने इसी आर्टिकल में। सबसे बड़ी बात कि प्रेसिडेंट हैव ए, पार्डन कर सकता है, माफ़ कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, चेंज कर सकता है, रिपीट कर सकता है, रिमिट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है थोड़े टाइम के लिए, कम्यूट कर सकता है, ए पनिशमेंट और सेंटेंस, वो जो सेंट्रल के लॉ होते हैं उनके अगेंस्ट हो, उनको चेंज कर सकता है, उनको, मतलब ये सारी पार्डनिंग पावर है उसके पास। फिर ही कैन ऑल्सो पार्डन, जो डेथ सेंटेंस होता है ना, उसको भी पार्डन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये ओनली अथॉरिटी है जो मतलब डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, मतलब माफ़ कर सकता है, यही है। वरना डेथ सेंटेंस को गवर्नर क्या कर सकता है, उसे सस्पेंड कर सकता है, कुछ टर्म कम कर देगा, सज़ा से बदल देगा, रिमिट कर देगा, छोटी सज़ा कर देगा, कम्यूट कर देगा, डेथ सेंटेंस को रोक देगा तो थोड़े टाइम के लिए, पर उसे माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ कौन कर सकता है, माफ़ कर सकता है प्रेसिडेंट कर सकता है। ये मैं आपको पार्डन, रिप्राइव और रेस्प्राइट और रिमिट और सस्पेंड, मैं एक छोटी वीडियो बनाऊंगा इन सब के बारे में, और मैं अपलोड कर दूंगा, मात्र 5 मिनट की होगी, अपलोड कर दूंगा, जो मैंने वो बनाया पॉलिटी वाला, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, सारे ग्रेड एक्सप्लेन किए थे, तो मैं ऐसी इनकी वीडियो बना के आपको डिफरेंस एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आपको क्या रखना है कि सेंट्रल लॉ में कौन कर सकता है, गवर्नर कर सकता है, और मतलब प्रेसिडेंट कर सकता है। स्टेट लॉ के कौन कर सकता है, गवर्नर कर सकता है। दूसरी बात, पार्डनिंग मतलब माफ़ी कंप्लीटेड डेथ सेंटेंस को बस प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। बस डेथ सेंटेंस को कम कर सकता है, वो सज़ा कम कर सकता है, कुछ टाइम के लिए रोक सकता है, या फिर चेंज कर सकता है उसकी, तो गवर्नर कर सकता है, पर पूरी तरह माफ़ नहीं कर सकता। पूरी तरह माफ़ कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा।
ये चीज़ है। फिर दूसरी पावर, जब आपके कोर्ट मार्शल होते हैं, कोर्ट मार्शल को मतलब पार्डन रिप्राइव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। मिलिट्री कोर्ट से जो आपको सज़ा मिली है उसको भी मैं एक केस बताऊंगा, बहुत पुराना केस था, अभी 2019 में या 18 में वो सोल्व हुआ है, मतलब प्रेसिडेंट ने माफ़ कर दिया उनको। तो वो वाला केस था, आप सर्च कर लेना कोई भी केस, अब याद रखना वो केस। तो कौन कर सकता है? आप कौन कर सकता है? ओनली प्रेसिडेंट। गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होती मिलिट्री लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो यही सारी पावर है कि गवर्नर ने बोल दिया कि मेरा अधिकार नहीं है, इसमें प्रेसिडेंट का अधिकार है, वो माफ़ करेंगे तो करेंगे। तो इधर से इधर ट्रांसफ़र आ गया, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। ये चीज़ जो है, पार्डन, रिप्राइव और रेस्प्राइट और रिमिट और सस्पेंड और कम्यूट, मैं एक छोटी वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट की, और मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपको ऐसे समझा दूंगा फिर आप कभी नहीं बोलेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, कुछ ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, फिर हम आगे आ जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो अगर 40 मिनट से ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, तो फिर वो अपलोड होने में प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए सब 30 मिनट 40 मिनट से कम की वीडियो रखते हैं हिंदू की। ये मुझे पता नहीं था, बहुत सारी बीच में गैप हो गई हैं वीडियो। और फिर मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करता हूँ ना जो मतलब वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पकड़ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, पॉज कर देते हैं वीडियो को, बस वीडियो पॉज हो जाएगी, बस मेरी वर्डिंग चलती रहेगी, आपने देखा होगा। तो ऐसा भी सिस्टम है, मुझे नहीं पता था, अभी हल्के हल्के सब चीज़ पता लग रही है। हम आ जाते हैं अपनी न्यूज़ पे। दूसरा आर्टिकल जो आता है आपका, आता है कि आपको कि जो भी चेंजिंग हो रही है, जो न्यू दिल्ली म्यांमार पॉलिसी क्या है, फिर उसमें क्या क्या इन्फ्लुएंस है, और क्यों उन्होंने हटाया उन अनफान सुकी को। क्योंकि बोला जाता है कि वो एक फॉरनर है और फॉरनर वहाँ की गद्दी नहीं ले सकता है, इस बेस पे हटाया है। तो मैं आपको कुछ इससे मैंने पूरा जो मैंने निकाला है, इसका पूरा जो मैंने सल्ला अर्थ निकाला है, मतलब कि इसका मैंने कंक्लूजन निकाला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कहानी है, आपको पढ़ना है पढ़ लेना कि चाइना फैक्टर क्या हो सकता है उसमें, फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्या करना चाहिए कि वी आर बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस मस्ट बी अपहेल्ड होना चाहिए, हम उस पर बिलीव करते हैं, ऐसा हमारा कमिटमेंट दिया है। तो वही, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमें वो करना चाहिए। कॉपरेट रोंगिया इशू क्या है, तो मैंने इसका एक पूरा मैंने आपको एक कंक्लूजन निकाल दिया जो ईजी होता है पढ़ने में भी, समझने में भी, और पूरा इसमें काम किया है। तो मैंने वो सारा वो निकाल दिया। सॉरी, आगे चलते हैं, कहाँ गया हूँ, ये रहा। सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, आपको टेमंदव का क्या है, TATMADADU, ये आर्म फोर्स है म्यांमार की, ये आपको याद रखना है। और जुंटा क्या है, जुंटा ने पावर ले लिया, जो मिलिट्री का आदमी है उन्होंने पावर ले लिया अनफान सुकी से, तो याद रखना है। और आपको फिर मैं आपको बताता हूँ कि इशू क्या है जो उसी के अंदर है। एक तो क्लोज टू चाइना जा रहा है, बहुत क्लोज उसमें इंटरफेयर कर रहा है, आपको दिखाया किसने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है सब करने के लिए। ठीक है ना। फिर रोहिंग्या क्राइसिस है, हम बोल रहे हैं कि म्यांमार को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक वो इशू है। और फिर कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के इशू हैं हमारे, हमारे नॉर्थ ईस्ट का पूरा बॉर्डर लगता है, जो इनर लाइन परमिट वाली स्टेट है, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गई, उसके नीचे नागालैंड हो गई, उसके नीचे आपकी मणिपुर हो गई, और फिर नीचे मिजोरम हो गई। ठीक है ना। कहीं ना कहीं त्रिपुरा भी छूता है थोड़ा थोड़ा, पर वो इनर लाइन परमिट में नहीं आता, आप ऐसा याद रखोगे। तो जितनी भी इनर लाइन परमिट वाली आपकी स्टेट है, इनर लाइन परमिट वाली, इनमें जो आपको मतलब इंसर्जेंसी होती है, मतलब कि ट्रैफिकिंग होती है, और ट्रेन जो कैडर आते हैं, मतलब कमांडर आते हैं, वो इंसर्जिंग करने, फाइटिंग करने, काउंटर फाइट, फेक नोट की सप्लाई होती है, वो चाहे कहीं से भी आती हो, इवन चाइना से घूम के कहीं से भी आती है, मैं कमेंट नहीं कर रहा, वो इन बॉर्डरों से होती है। एक वो भी इशू हमारे उनके बीच में है। और हमने कई ऐसे प्रोग्राम भी चलाए हैं उसको, मतलब इंसर्जेंट को किल करने के लिए, ऐसे प्रोग्राम भी हमने म्यांमार की मिलिट्री के साथ कई बार चलाए। तो ये तीनों ये मोस्टली इशू जो हमारे अभी म्यांमार के साइड है। फिर गुड रिलेशन और इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब म्यांमार की हमारे लिए। एक तो बीम्सटेक का हम दोनों पार्ट है, एशियन के पार्ट है, और मैकोंग गंगा कॉपरेशन जो चल रहा है, मैकोंग गंगा कॉपरेशन, उसके हम इनके साथ काम कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी के पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये गेटवे है साउथ ईस्ट में जाने का। आपको यहाँ से साउथ ईस्ट में जाना तो पहला म्यांमार की पड़ेगा, फिर थाईलैंड पड़ेगा, फिर आपका आगे चले जाओगे, वियतनाम तक चले जाओगे। तो ये गेटवे है हमारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट, ये है। फिर ट्रेड कर सकते हैं ऐसे एक्टिव पॉलिसी से, या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से हमने बहुत ट्रेड किया है इनके साथ। और इनकी सम इंडियन कंपनीज लाइक गेल, एग्जाम्पल लाइक गेल, वो इन्वेस्ट करती हैं म्यांमार के एनर्जी सेक्टर में। तो आप ऐसा मेंशन कर सकते हो ऐसे पॉइंट डाल के। कनेक्टिविटी क्या है, एक तो मतलब आपका कालाडम मल्टी मॉडल जो ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट है ना, कालाडन, कालाडन कहाँ है, म्यांमार का इधर वाला हिस्सा है, और इधर आपका कौन सा हिस्सा है, इधर कोलकाता वाला हिस्सा, वेस्ट बंगाल का। तो एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट आपको ट्रांसपोर्ट बनाना है। क्योंकि अभी क्या होता है कि हम अगर यहाँ से आप कलकत्ता से कोई पोर्ट आया, आपको उसे त्रिपुरा के अगरतला में पहुँचाना है, तो इतना लंबा एरिया, सिलीगुड़ी चेकनेक से निकल के, मतलब हैंड चेक से निकल के इतना लंबा घूम के, आसाम में घूम के इतना लंबा आपको जाना पड़ेगा, कहाँ पे, त्रिपुरा अगरतला में। और जस्ट नीचे इससे क्या है, यहाँ पे
आपका क्या है, आपका म्यांमार का पोर्ट है। तो उनकी हमने कनेक्टिविटी कर दी, कालाडन जो पोर्ट है, किससे, आपको कुछ रोड से, रोड रिवर पोर्ट कार्गो लिंक कर दी कोलकाता से। सितवी जो पोर्ट है, सितवी म्यांमार का जो पोर्ट है, जो यहाँ पे पोर्ट है, उससे कनेक्टिंग हमने कर दिया। तो इससे क्या है कि अगर इन फ्यूचर यहाँ पे चाइना का एग्रेशन बढ़ता है, इधर जो चिकन नेक है अपनी, यहाँ पे चाइना भूटान को ट्रांजेक्शन है ना, यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो हमारे पास अल्टरनेटिव रूट है नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई पहुँचाने के लिए। तो ये सारा फिर एशियन टाइलेटल हमारा हाईवे जो बना रहा है म्यांमार से इंडिया, म्यांमार और नीचे तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है थाईलैंड तक। एक मुझे और याद आ गया, बताते थे BBIM, भूटान बांग्लादेश इंडिया म्यांमार, ये भी एक हाईवे बना रहा है, इनको कनेक्टिंग देगा, BBIM नाम है उसका, भूटान बांग्लादेश इंडिया म्यांमार। तो वो मुझे भी अभी अभी याद आया BBIM, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, BBIM भी है। तो ये सारे हम कौन से हैं, एक तरह से हाईवे कनेक्टिविटी। हमें कनेक्टिविटी कैसी है, फिर डिफेंस के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं इम्बिक्स करके, जो इंडियन म्यांमार बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है, वो याद रखना। और ये फाइट जो हमारी इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में जो चलते रहते हैं, उनको फाइट करने के लिए ना हमारी हेल्प भी कई बार की है। फिर कल्चर सिग्निफिकेंस है, बुद्धिस्ट हेरिटेज है क्योंकि बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। फिर मैंने आपको बताया था बूमा करके, वो जो कम्युनिटी है, कुछ ऐसे नाम सब बूमा करके, वो हाईएस्ट कम्युनिटी है म्यांमार में, तो वो बताया। फिर मैंने नहीं, ये हमारा रिस्टोरेशन कर रहे हैं एक टेम्पल का, आनंदा टेम्पल इन बंगन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सब चीज़ें इनसे रिलेटेड है। मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बना दिए, अगर आप इसे थ्योरी में लिखना स्टार्ट करोगे तो नियर अबाउट, मैं नहीं मानता 2 पेज तो आराम से लिख दोगे, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर पेज आता है यूपीएससी में, जैसे ये पेज है, तो मैं नहीं मानता आप 2 पेज तो लिख दोगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे आज के नोट्स तो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। जो अगली न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू किस चीज़ से आएगी, वो आ जाएगी बस अपने आर्टिकल से। फिर दूसरा आर्टिकल आता है यूनिवर्सल हेल्थ कैरियर के ऊपर, जो केयर है। अभी क्या कर रहे हैं कि जैसे थाईलैंड मूव कर गया, जितना हमारा अभी जीडीपी चल रहा है ना, जीडीपी चल रहा है अकॉर्डिंग टू द पीपल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ऐसे हमारा जीडीपी चल रहा है। थाईलैंड का जितना हमारा जीडीपी था, थाईलैंड का उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे। तो वही बोल रहे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, उन्हें भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे काम करना चाहिए, उस पर आगे करना चाहिए। हम पेंडेमिक से, हमें कोविड जो हमारा आया था उससे हमें सीख लेनी चाहिए, उससे हमें अपनी सीख लेनी चाहिए। और फिर यही बोला है कि जो हमारा बजट हिट है वो कुछ इंक्रीज़ हुआ है, कि 10% इंक्रीज़ हुआ है प्रीवियस ईयर से, तो वो इन्होंने इसमें मेंशन किया कि हमारा बजट इंक्रीज़ हुआ है। फिर हमने स्कीम चला रहे हैं, PM आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना जो चलाई है, उसे स्ट्रेंथन करना चाहिए। फिर आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चल रही है, जिसे 50 करोड़ जो इंडियंस हैं उनको 5 साल 5 लाख रुपए दिया जाएगा हर साल के लिए। तो उसमें जो पीपल अभी इन्वॉल्व किया गया है उनको और इंक्रीज़ करना चाहिए, और हेल्थ कार्ड, हमारे आयुष्मान भारत के जो कार्ड है वो बनाने चाहिए। तो यही सब उन्होंने बोला है कि तभी हम एक्सेस पा सकते हैं, अपनी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए हम एक्सेस पा सकते हैं। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, उन्हें कंपेयर किया है हिमाचल प्रदेश को और अरुणाचल प्रदेश को। उन्होंने क्या बोला है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, कि ठीक है अरुणाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा पैसा खर्च किया है अपनी हेल्थ सेक्टर के ऊपर, पर फिर भी वहाँ जो इंश्योरेंस है, हेल्थ कवरेज है, वो बहुत कम है इन कंपेयर टू हिमाचल। हिमाचल एक ने बहुत कम पैसा यूज़ किया है अपनी हेल्थ कवरेज पर उनके जो हेल्थ सिस्टम है वो उन्होंने अच्छा डेवलप कर लिया। तो उन्होंने ऐसा एक बोला, वो एक पॉपुलेशन का भी डिफरेंस है, दोनों चीज़ का डिफरेंस है, पर उन्होंने बोला है कि ऐसा हमें मॉडल सीखने चाहिए। फिर ये क्या बोलते हैं कि हम कॉम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान लेना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर पर, जो हमारे गांव और देहातों में ना अभी भी बोलते हैं कि भारत की खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है, ऐसा चौधरी चरण सिंह ने कहा था। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अभी भी गांव की खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। तो वही है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं गांव के दूर दराजों में होते हैं, इनको हमें अच्छा करना चाहिए। हम या टर्सरी पे फोकस करते हैं, सेकेंडरी फोकस करते हैं, पर वाई नॉट ऑन प्राइमरी। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर पर अच्छा फोकस हो तो गाँव से ही बीमार लोग नहीं आएंगे। तो जो ओवर क्राउडेड हो चुके हैं हमारे टर्सरी और अपना सेकेंडरी, उनमें ऑलरेडी कम आएंगे, गाँव में उन्हें सर्विस मिल जाएगी। लोग क्या करते हैं गाँव के, वो बचते हैं शहर में जाने से कि पैसा लग जाएगा, ये हो जाएगा, ओवर एक्सपेंडिचर हो जाएगा ऑन हेल्थ। तो अगर गांव में ही हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, वो वहीं पे दवाई ले लेंगे यार। आपको पता है ना कि गांव वाले क्या करते हैं, बचते रहेंगे बचते रहेंगे बचते रहेंगे, तो बीमारी को पहाड़ बना लेंगे, बाद में वो बीमारी बड़ी हो जाएगी, फिर उनके ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अगर उन्हें इनिशियली स्टेज में ये मैंने एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसमें नहीं लिखा है, अगर उन्हें इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट मिल जाए ना, क्या पता वो वहाँ से क्योर हो सके, बच जाए उस चीज़ से।
तो वही सारी बताया कि प्राइमरी हेल्थ केयर को हमें अब बढ़ाना चाहिए। फिर कुछ इशू इन्होंने मेंशन किए हैं कि मतलब कि इशू एक तो अंडर फंड है, हमारा फंडिंग इतना बढ़िया नहीं। फिर ये बोलते हैं ठीक है आपको क्या करना चाहिए, आप ठीक है यूनिवर्सल हेल्थ केयर बोल रहे हो, यूनिवर्सल हेल्थ सबको मतलब समान अधिकार हेल्थ केयर का मिलना चाहिए, यूनिवर्सल बोल रहे हो हेल्थ केयर आपको, पर एक क्वालिटी मेंटेन करनी है आपको उसकी भी। आपको बता दें कि मशीन्स हैं उनके पास, ये मशीन है ये मशीन है, जिसमें बोला गया है कि आपके पास सारी मशीनें हैं, ठीक है ना, सब चीज़ आप कर रहे हो, पर आपका कुछ मशीन नहीं है। आप तो यूनिवर्सल एक्सेस तो दे दिया कि सबको मतलब कि हेल्थ फ्री देंगे, पर आपके पास सिस्टम डेवलप ही नहीं है देने के लिए। तो उस चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो अंडर फंड है उसको भी अब बढ़ाना है, कि अंडर फंड हमें कम नहीं रखना, पैसा और बढ़ाना है कि डेवलप कर सके। यही सारी चीज़ इसमें बताई गई है इस आर्टिकल में। तो मैं और विस्तार में नहीं जाऊंगा इस आर्टिकल के, जितनी ही चीज़ें कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे फोकस करना चाहिए विद क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड हेल्थ केयर। If you are working for universal healthcare for quality and standard, and we have to focus on the primary healthcare sector, we have to increase our प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो मेंबर्स है मतलब कि पॉपुलेशन उसे इंक्रीज करना चाहिए। वी हैव टू डेवलप ए मोर आयुष्मान भारत कार्ड टू द पीपल। तो ये फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल कंपेयर किया है, वो भी बता देना। स्पेंडिंग मच ऑन नेशनल एवरेज टू द टोटल, मतलब ज़्यादा खर्च करता है नेशनल एवरेज से आंध्र प्रदेश, फिर भी उसकी अच्छी नहीं है। जो सबसे कम खर्च करता है हिमाचल प्रदेश जो नेशनल एवरेज से है, पर भी उसकी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अच्छी है इन कंपेयर टू उससे। यही सारी चीज़ इसमें बताई गई है। फिर आ जाते हैं बजट नॉट ऑन इन्वायरमेंट। कुछ नहीं है कि बजट को इन्वायरमेंट पे कोई ऐसा बजट खास बजट एलोकेट नहीं किया गया है। इसमें एक चीज़ बताई गई है, आपने बात की रिन्यूएबल एनर्जी की, सब चीज़ की बात की, सब चीज़ की फॉसिल फ्यूल की, सब चीज़ की बात की, पर आपने कभी मतलब कि नहीं आपने बात की रिन्यूएबल एनर्जी की और कि ग्लोबल पार्टिसिपेशन की, मतलब उसमें बनाना ये वो सब करें, पर आपने फॉसिल फ्यूल की बात नहीं की, कैसे कम करें, कोल माइनिंग की, थर्मल पावरिंग की, इनकी सबकी बात नहीं की। फिर आपका आत्मनिर्भर भारत पैकेज में ऐसी कोई बात नहीं की गई हाइड्रोकार्बन को रोकने के लिए, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपने क्या बताया कि एनर्जी पैक डेट टेक एट द ह्यूज एरिया ऑफ लैंड, मतलब जो एनर्जी आपको डेवलप कर रहे हो, आप कोई चीज़ बना रहे हो, उसमें ह्यूज एरिया जाता है लैंड का, और जो वाइल्ड लाइफ का बहुत सारा एरिया जाता है। तो उनके लिए फिर आप जो एनर्जी ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ आप पार्क बना रहे हो, तो उनके इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होते। इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होते हैं ना, देखो मैं आपको बताऊँ EIC इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होते हैं। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है, आपको उसका क्लियरेंस लेना है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से, तो इन्वायरमेंट असेसमेंट यूनिट के पास जाएगा, वो असेस करेंगे कोई इन्वायरमेंट का क्या इशू है। फिर वहाँ की लोकल कम्युनिटी को पब्लिक पार्टिसिपेशन कराएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको कोई हार्मफुल तो नहीं है प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। उसके बाद और चीज़ कॉस्ट देखी जाएंगी, क्या क्या होगा, कैसे काम करेंगे, उसके बाद वो क्लियरेंस दिया जाता है। पर ऐसा कोई इशू ही नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रहे हो, मतलब फिर उसके इम्पैक्ट असेसमेंट कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे हो, उससे भी तो लॉस हो रहा है ना। आप रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप कर रहे हो, रिन्यूएबल में क्या आते हैं, स्मॉल हाइड्रो पावर आते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, पर आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से सही है कर रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए, पर आपने क्या किया, उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट एसेस, आपने छोटा हाइड्रो पावर बनाया, ठीक है, उसको मतलब आपने बना दिया, बनाने के बाद क्या हुआ, उसमें पीछे जो पानी इकट्ठा हो गया, उसमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया ना। आपने कोई रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लगाया, सोलर पार्क लगाया, अब उसके नीचे भी तो कोई आपने शीशे लगा दिए बड़े बड़े, अब सन की किरणें आ रही हो, नीचे तक नहीं आ पा रही हैं। जो उसके नीचे कौन सा पार्क थे, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी थी, उनको भी डिस्ट्रॉयटेशन हो रहा है ना। तो वही सब इन्होंने बताया गया है। फिर एलोकेशन फंड बहुत कम दिया गया है। फिर आप रोड और रेलवे तो बना रहे हो, उन सब चीज़ों को डेवलप कर रहे हो कि बजट प्रपोज 11,000 किलोमीटर मोर नेशनल हाईवे कॉरिडोर, ये सब चीज़ तो आप बना रहे हो, पर आप लोकल कम्युनिटी की लाइफ जो हिमाचल में, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इन सब में जो उनकी लाइफ है, मतलब कि उनको भूल रहे हो। ये सब चीज़ों ने बताया गया कि डेवलप तो कर रहे हो आप, पर आपको इन्वायरमेंट असेसमेंट नहीं है, उसके साथ आपका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसका नहीं है, फिर उस इम्पैक्ट के लिए बजट जो आपका एलोकेशन करना चाहिए वो आप एक प्रॉपर तरीके से आपने दिया नहीं है। और डीप सी माइनिंग आपको इसमें क्या बताया गया है, जैसे आप डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन नेवी और आपका फिर एटॉमिक एनर्जी, ये क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट चलाते हैं डीप सी माइनिंग के, ये सब प्रोजेक्ट चलते हैं, एक्सप्लोरेशन चलता है, उससे क्या इम्पोर्ट असेसमेंट आता है मराइन पे, वो आपको उस पर बात नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। अच्छी बात है, इन चीज़ों पे काम करो, पर इम्पैक्ट पे क्या वो आ रहा है वो भी आपको सोचना चाहिए। तो इस आर्टिकल में ये बात की है। फिर इन्होंने एंटी कास्ट बिल पास कर दिया कर्नाटक ने, तो आप याद रखना कि किस किस स्टेट ने किस पे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितने मतलब मैटरनल से माएँ मर रही हैं, मतलब मैटरनल डेथ हो रही है, उससे कम गाय मर रही हैं। हम प्रॉपर बिल तो बना रहे हैं काऊ के लिए, उनकी एंटी मतलब स्लॉटर के लिए, पर जो
हमारी माताएं मतलब बच्चा पैदा करने मैटरनल डेथ हो रही है वो उससे ज़्यादा है, उसके लिए हम कोई प्रॉपर लॉ नहीं बनाते कि अगर डेथ हुई तो जवाबदेही होनी चाहिए उस हॉस्पिटल की क्यों हुई, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके कोई लॉ नहीं बनाते। एक मैंने आपको आर्टिकल में ऐसा बताया था, ये मेरे वर्डिक्ट नहीं है, ये उस आर्टिकल के वर्डिक्ट थे जो मैंने बताया था कि इंडिया इज इन काउ इज़ इम्पोर्टेंट देन फॉर आवर मदर, मतलब हमारी माँ से इम्पोर्टेंट ये गाय है हमारे लिए। तो वही है कि इट इज़ अ पॉलिटिक्स अब कहाँ से कहाँ मूव कर गई है। फिर ये किसान रेल जो मैंने आपको बताया जिसके फ़ायदे भी गिनवाए थे मैंने, किसान रेल के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसे आप लिंक कर लेना। तो पहली किसान रेल थी कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो आपके हैदराबाद मतलब तेलंगाना से स्टार्ट हुई, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तेलंगाना इम्प्लीमेंट जो 10% रिजर्वेशन कोटा वाला है वो तेलंगाना ने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आपको कमेंट में बताना है कि फर्स्ट स्टेट कौन सी है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है ये EPWS वाला, ठीक है। तीसरी बात, पहली होगी कौन सी स्टेट फर्स्ट है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ये आपका अमेंडमेंट है सेकंड, और थर्ड होगी आपकी कौन, आपको क्या बताना है इसके बारे में, इसमें कौन कौन से आर्टिकल में चेंज किया गया है। ये काम कल्याणी आप बताओगे ग्रुप में, आप वो स्क्रीनशॉट मेंशन करोगे, ये 3 चीज़ बताओगे, ठीक है ना। फर्स्ट पहली स्टेट, दूसरा कौन से अमेंडमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और तीसरा कौन कौन से आर्टिकल में चेंज किया गया है, ठीक है। फिर वही आ जाता है कि नो ग्लेशियर लेक फाउंड लैंडस्लाइड लाइकली टिगर। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो एक्सपर्ट कमेटी इसके बाद बैठी थी CWC की, मतलब कि जिन्होंने चेक किया, वो क्या बोल रहे हैं कि कोई ग्लेशियर लेक का बस नहीं हुआ, वो क्या हुआ, चट्टान गिरी है ऊपर से, ग्लेशियर की बड़ी सी चट्टान आगे गिरी है और वो आगे पानी के अंदर गिरी है, पानी का लेवल ऊपर कर दिया, उसने स्पीड से रन करना स्टार्ट कर दिया पानी में। तो वो बोल रहे हैं एक्सपर्ट। मैंने आपको कल पूरा बता दिया है कि कौन सी गंगा, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, वही सारी चीज़ में दी गई है। जोशीमठ क्या है, तपोवन विलेज क्या, रीनी आपके रिंगी विलेज है उसमें, फिर रानी विलेज है, धौली गंगा रिवर है। तो मैं आपको इसमें वही सब बताया गया और कुछ नहीं है, बस उस एरिया की पूरी लोकेशन दी गई है। सेंट्रल वाटर कमीशन है, उसने मॉनिटर किया है, उसने देखा है क्या क्या हुआ। फिर मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से कौन सी रिवर निकलती है, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा रिवर, ठीक है ना। AB का लिंक याद रखना, अलकनंदा। पहली रिवर जो आके बद्रीनाथ में मिलती है धौली गंगा, जहाँ पे ये हुआ है धौली गंगा पे, धौली गंगा मिलती है। धौली गंगा जहाँ पे मिलती है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग, तो विष्णु सबसे बड़े भगवान थे, तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, विष्णु प्रयाग आएगा। फिर दूसरी गंगा नंदकर्णी आगे मिलती है, नंदकर्णी अलकनंदा से, उसे बोलते हैं नंद प्रयाग, उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर तीसरी जो मिलती है फिर आती है पिंडार। जो आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, पिंडारीज होते थे, वो लुटेरे होते थे, अंग्रेजों को ऐसा बोलते थे अंग्रेज पिंडारीज के लिए। तो उन्होंने उनके लिए सप्रेस करने के लिए, उन्हें दबाने के लिए, क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे ना लूटपाट करना, उन्हें दबाने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग एक्ट बनाए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो कौन सी रिवर आती है, फिर आती है करम, उनके बेकार थे, आता है करण प्रयाग, करण प्रयाग, ठीक है ना। फिर ये हो गया आपका क्या नाम, बद्रीनाथ। फिर आगे केदारनाथ, केदारनाथ से कौन सी रिवर आती है, केदारनाथ से आती है मंदकर्णी, फिर आपको मिलती है वो यहाँ पे। ये कौन सा प्रयाग होगा, ये होगा रुद्रप्रयाग। फिर लास्ट में जो आती है मतलब कि आपकी निकलती भागीरथी जो आती है गंगोत्री से, ये निकलती जो आती है गंगोत्री से निकलती जो आती है, ये लास्ट में मिलती है, उसे बोलते हैं आपका रुद्रप्रयाग, वो क्या नाम, देव प्रयाग, सॉरी देव प्रयाग बोलते हैं। फिर नीचे गंगा स्टार्ट हो जाती है आपका, ये आ जाती है नीचे, कहाँ जाती है, नीचे आ जाएगी आपका ऋषिकेश में, हरिद्वार में, फिर हरिद्वार से बिजनौर में, प्लेन में आ जाएगी तराई रीजन में। तो यही सारे इसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से तपोवन मतलब विष्णु घाट प्रोजेक्ट और धौली गंगा। तो दोनों प्रोजेक्ट किस पे थे, धौली गंगा प्रोजेक्ट भी और आपका तपोवन भी, दोनों किस पे थे, ऋषि गंगा, सॉरी ऋषि गंगा और आपका आपका तपोवन, दोनों प्रोजेक्ट किसके ऊपर, रिवर के ऊपर है, धौली गंगा रिवर के ऊपर थे, यहाँ पे हुआ है ये। तो ये रखना, तपोवन एक है, तो आपको ऐसे आ जाए तो पूछ लें, बता देना। रीनी विलेज के अंदर था आपका ऋषि गंगा वाला, रीनी विलेज के अंदर। ये सारी इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं, आगे आगे कोई न्यूज़ नहीं है शायद, छोटी छोटी न्यूज़ है जो ही आपको, आपकी यूनियन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो थी, उन्होंने US ने उसमें विड्रॉल, ट्रम्प जी ने विड्रॉल कर दिया था, और यूनेस्को में से भी कर दिया था, पर रीजॉइन करने की बात बोल दिया बाइडन ने। आप ह्यूमन राइट, जो आपकी ह्यूमन राइट है UN की, उसको रीजॉइन करेंगे, और यूनेस्को कब करेंगे बाद में देखेंगे। तो यही सारी चीज़ है। फिर इसमें आया कि क्लियर चाइनीज़ एनर्जी प्रोजेक्ट 15 किलोमीटर ऑफ तमिलनाडु, जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, ये जाफना है ऊपर वाला जो आपका रीज़न है। मैंने आपके पॉइंट निकाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ, और कोई न्यूज़ नहीं है। मैं सीधा आ जाता हूँ लास्ट अपने उस पर आ जाता हूँ जो मैं आपको बताऊँगा। थोड़ी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बता देता हूँ। ये जाफना रीजन है ऊपर वाला, मतलब ये जाफना रीजन है श्रीलंका का नॉर्थ साइड, और पहले हम ईस्ट
वाला कॉरिडोर को तो पहले ही मना कर चुके हैं, इधर वाला कॉरिडोर उसे मतलब पोर्ट को डेवलप करने के लिए। तो अभी क्या होगा, वेस्ट कॉरिडोर को बनाने, ऊपर का एक कॉरिडोर है, यहाँ पे एक पोर्ट है, उसे डेवलप करने के लिए चाइना को परमिशन दे दी है। वहाँ से बस तमिलनाडु 50 किलोमीटर दूर बसता है। तो आपने खुद सोच सकते हैं, खुद आप थोड़ा सोच सकते हैं कि कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है चाइना। एक तो हमें मना करवा दिया, ईस्ट कॉरिडोर जापान और इंडिया करने वाले थे ऊपर वाले को। ऊपर कौन सा होता है, पॉइंट पिराडो पॉइंट है, ये बस नाम याद रखना, मेजर तो आप याद ही रखना, क्योंकि कौन से है, त्रिकोमलिक करके है यहाँ पे, फिर हम्बन टोटा पोर्ट है, पहले से चाइना कर रहा है, फिर गाले है, फिर कोलंबो है। तो ये आपको पोर्ट याद रखने हैं, ठीक है ना। फिर मैं आपको एक लोकेशन और बताता हूँ, यहाँ पे गुल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे पल्क स्ट्रीट है, उसके नीचे गुल्फ ऑफ मन्नार है। बस ये आपको याद रखना है। तो यही सारी चीज़ में एक लोकेशन आप देख लेना, बस ये वाली। तो अभी क्या क्या हुआ है, मैं आपको थोड़ी सी और न्यूज़ और बता देता हूँ अभी क्या हुआ है। अभी क्या हुआ है कि मतलब उन्होंने चाइनीज़ को एनर्जी प्रोजेक्ट बनाने के लिए तमिलनाडु के पास में ही जो उनका पोर्ट है, वो उन्होंने किसको दे दिया है, चाइना को दे दिया है। उसका नाम क्या है, ये आपकी डेल्फ्ट आइलैंड इज़ वन ऑफ द क्लोज पॉइंट टू इंडिया, फिर नॉर्दर्न श्रीलंका में जो है। तो उन्होंने किसे दे दिया है, चाइना को दे दिया है। वो तो चाइना उसमें क्या करेगा, ये काम करेगा। ये थ्रेट है इंडिया की, मतलब एक तरीके से थ्रेट है, क्योंकि बिल्कुल पास में चाइना आ गया, उधर काम कर रहा है, जाफना के पेनिनसुला में काम कर रहा है। तो एक तरह से ये थ्रेट है इंडिया के लिए, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर, कुछ भी हो। तो आपको ये याद रखना है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इतने हो गए हैं, क्यों हो गए हैं, वो डेथ ट्रैप, कर्जा उस पर इतना हो गया है, डेथ ट्रैप इतना हो गया, वो फंसता जा रहा है उल्टा उसमें। यही काम अभी पाकिस्तान के साथ होगा, यही काम पहले और कंट्री के साथ हो चुका है। तो जापान, मतलब ये क्या नाम इसका, श्रीलंका फंसता जा रहा है, ऊपर से आईएमएफ ने लोन उसके कैंसिल कर दिया। यही सारी चीज़ हुई है, ये आज की न्यूज़ थी। सो और कोई न्यूज़ नहीं थी, और कोई न्यूज़ नहीं थी, और शायद मैं, ठीक है फिर मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।